हेलो एवरीवन, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी और ज्योग्राफी के हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं सेकंड यूनिट जिसका टाइटल होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये जो यूनिट है ना, ये आपका ज्योग्राफी का कम है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का ज्यादा है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट वाला पोर्शन है उसको आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी पढ़ते हो, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ वाला पोर्शन है वो पूरी तरह से आपका एनवायरमेंट का पोर्शन है, एनवायरमेंट इकोलॉजी का। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपका एनवायरमेंट वाले पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं, चाहे वो नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, अलग अलग स्पीसीज की आप बात करते हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हो ना, वो एक आपका पूरा एनवायरमेंट वाला पोर्शन हो जाता है। फॉरेस्ट को हम लोग दोनों में कवर करते हैं, तो इसलिए आप ज्योग्राफी को और एनवायरमेंट इकोलॉजी को बेसिकली आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि काफी ओवरलैप करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एमसीक्यू जो पूछे गए हैं यूपीएससी में वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, लेकिन ये जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है बेसिकली वो आपका एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले पोर्शन को कवर करते हैं, ज्योग्राफी वाले पोर्शन को थोड़ा कम कवर करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आप क्लियरली इसको यहाँ पे भी देख सकते हो। तो जब हम आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब भी हम लोग इन क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे और भी खूब सारे क्वेश्चन जो हैं उसको इंक्लूड करने वाले हैं। खैर, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में मोस्टली क्या होता है कि वो किसी कहानी से, हमेशा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। इस बार स्टोरी से स्टार्ट नहीं किया है, इस बार इन्होंने चैप्टर की शुरुआत की है एक फोक सॉन्ग से। दार्जिलिंग वाले एरिया में, बेसिकली वेस्ट बंगाल में, ये एक फोक सॉन्ग है और इस फोक सॉन्ग में मतलब वहां की जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उस फोक सॉन्ग में दिखाया गया है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है किसकी, फॉरेस्ट की, एनिमल्स की, इवन कीड़े मकोड़ों की, रिवर्स की, जो झरने बहते हैं उनकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में। तो ये पोएम जो है उसी बात को दिखाती है। और एक चीज आपने और देखी होगी कि इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं या हमारे जो तीज त्योहार होते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या तो आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं या फिर मौसम से रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो अभी दिवाली के त्योहार आ रहा है। दिवाली का त्योहार कैसे, देखिए अभी धान की फसल यानी कि जो पैडी फील्ड था, अभी धान की फसल कट जाएगी। अब धान की फसल कटने के बाद किसानों के पास, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है। आजकल तो खैर इंडस्ट्री है, पहले की बात कर रहा हूं जब ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते थे, आज भी डिपेंडेंट है बहुत, सर 50-60% लोग तो आज भी हैं। खैर, तो जब धान की फसल कट जाती है, सीजन ओवर होता है, तो लोगों के पास में पैसा आता है और वो काम से फ्री हो जाते हैं। तो खुशी मनाने के लिए, गैदरिंग करने के लिए ना, शॉपिंग वगैरह करने के लिए, तो दिवाली का त्योहार आता है ना, तो क्योंकि इसके पास, उनके पास इस समय उनके पास समय भी होता है क्योंकि अगली फसल की उसको हम लोग सीड वगैरह करेंगे और पिछली फसल की कटाई हो चुकी होती है, बीच में थोड़ा सा फ्री पीरियड होता है। तो इस फ्री टाइम में जो है दिवाली मनाई जाती है। तो ये हमारी एग्रीकल्चर, हमारे नेचर से रिलेटेड है। बैसाखी का त्योहार हम लोग मनाते हैं, छठ पूजा हम लोग करते हैं, होली भी हम लोग मनाते हैं, और जितने भी आपके मोस्टली त्योहार होते हैं ना, वो सब आपका कहीं ना कहीं नेचर से रिलेटेड होते हैं या फिर आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड होते हैं। तो इसी से पता चलता है कि नेचर हमारी लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और जब हम लोग नेचर की बात करते हैं, जब हम लोग इस प्लेनेट की बात करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे लिविंग बींग्स की बात करते हैं, तो कई बार लोग ऐसा समझते हैं कि इंसान ही सबसे सुपीरियर है और हम सिर्फ अपने बारे में ही केयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग, ये जो पूरी चेन है ना, उस चेन का एक पार्ट है। कई बार लोग क्या करते हैं, इंसान को सेंटर में समझ लेते हैं और बाकी सारी चीजों को इसके सराउंडिंग में समझ लेते हैं, कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली, गधे घोड़े, हाथी शेर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। नेचर इंसान के बीच में और डॉग्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो सभी को इक्वली ही ट्रीट करता है। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि हम लोग मेंटली ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, हम लोगों को लगता है कि सारी दुनिया हमारे अराउंड इवॉल्व करती है, और इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि हम लोग एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो नेचर में सारी की सारी चीजें हैं ना, वो तो हमारे लिए ही तो हैं। हम इसको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करें, दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचर में सिर्फ इंसान ही नहीं रहता है, नेचर में आपके जो है बैक्टीरियाज, लाइकन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब रहते हैं, और इन सभी को भी उतनी रिस्पेक्ट की जरूरत है जितनी आपको है ना। हाथी रहते हैं, ब्लू व्हेल्स रहती है, मतलब छोटे से छोटा जीव से लेके बड़े से बड़े जीव तक जो है वो सारे के सारे मिलके क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो
अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम लोग सभी एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। तो जो अपने प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे के सारे मिलके ही तो एक क्वालिटी लाइफ बनाते हैं हमारे लिए। हम लोगों को जब फूड की रिक्वायरमेंट होती है तभी तो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। फॉरेस्ट अपना रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं, जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं, भैया वही तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे? एक बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और प्लांट्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनको रेनफॉल भी चाहिए, उनको हेल्दी सोइल चाहिए, उनको टेम्परेचर चाहिए, उनको दुनिया भर की चीजें चाहिए। तो अगर हम लोग प्लांट्स की टेक केयर करेंगे तभी तो वो प्रॉपर तरीके से फूड बना पाएंगे और हम लोग भी यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो इस पूरे दुनिया में, प्लेनेट के ऊपर अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके एकदम बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन तक पाए जाते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दोस्तों, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और बायो का मतलब होता है लाइफ। तो लाइफ अलग अलग वैरायटी की फॉर्म में पाई जाती है। अगर आप प्लांट्स को देखो तो कितने डिफरेंट तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, है ना। अगर आप दूसरे जीव जंतुओं को देखो, कितने तरह के जीव जंतु अलग अलग से पाए जाते हैं। इसी को तो कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, है ना। तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ होती है, अलग अलग जो स्पीसीज होते हैं, अलग अलग फॉर्म होती है, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ इन द प्लांट फॉर्म, वैरायटी ऑफ लाइफ इन द एनिमल फॉर्म, एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर. They are interrelated and integrated. Without each other, they cannot survive. That is why, in order to make a balance, this interdependence should be maintained. It should be conserved. ठीक है। तो फ्लोरा और फोना हमें लोगों को ऑलरेडी पता है। फ्लोरा का मतलब हम लोग प्लांट लाइफ की बात कर रहे हैं और फोना का मतलब हम लोग एनिमल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के फ्लोरा एंड फोरा के बारे में हम लोग पहले काफी ज्यादा डिटेल में जा चुके हैं। इंडिया में काफी डिफरेंट तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो लैंडफॉर्म है, वो भी अलग अलग तरीके का होता है। कहीं पे आपको माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, कहीं पे डेजर्ट देखने को मिलता है, कहीं पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलती है, कहीं पे आपको स्नो पीक्स देखने को मिलती हैं, कहीं पे आपको प्लेटू देखने को मिलता है, कहीं पे डेल्टा देखने को मिलता है। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक यहाँ पे रीजन्स पाए जाते हैं। इसीलिए इंडिया के अंदर फ्लोरा एंड फौना भी बहुत अलग अलग तरह का पाया जाता है और इंडिया बहुत काफी एनरिच है इस मामले में। लेकिन पिछले कुछ समय से इंडिया के अंदर काफी स्ट्रेस हो गया इन चीजों के ऊपर। क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो आप चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए समझ लो, या फिर आप रोड्स वगैरह के लिए, पोर्ट्स बनाने हैं, इंडस्ट्री डेवलप करनी है, एग्रीकल्चर डेवलप करनी है, उसकी वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया में, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आ गया है। कुछ एस्टिमेट कहते हैं कि इंडिया में 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इंडियाज मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मतलब खत्म होने की कगार पे हैं, उनके ऊपर खतरा है। 10% इंडिया का वाइल्ड लाइफ फ्लोरा और 20% इंडिया में जो रहने वाले मैमल्स हैं आज के समय में थ्रेटेंड लिस्ट में आ गए हैं। इनमें से कहीं तो क्रिटिकली लिस्ट में है। क्रिटिकल का मतलब ये होता है अगर आपने इनके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया ना, तो ये कंप्लीटली तरह से वाइप आउट हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे कहता है दैट कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं, जैसे चीता। वैसे इंडिया में तो चीता खत्म हो ही चुका है। इंडिया में 1952 में ऑफिशियल तौर पे चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अभी हम लोग चीते को इंडिया में दोबारा से री इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पे बनाया था शायद आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग अफ्रीकन कंट्री से इंडिया में दोबारा से चीता को इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। और ये जो चीता दोस्तों इंट्रोड्यूस किया जाएगा ना, ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक क्यूनो पाल्पर नाम की, क्यूनो पाल्पर नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वहां पे हम लोग चीता को लेके आएंगे फ्रॉम अफ्रीका।
अफ्रीका। देखिए दुनिया में दो तरह के चीता पाए जाते हैं, एक होता है एशियाटिक चीता और एक होता है अफ्रीकन चीता। एशियाटिक जो चीता है ना, ये पाया जाता है ईरान के अंदर, और जो अफ्रीकन चीता है वो पाया जाता है अफ्रीकन कंट्री में, जैसे नामीबिया वगैरह, तंजानिया, नामीबिया। अब इंडिया वाले पहले ईरान के पास गए कि सर हमें चीता चाहिए, हमें अपने फॉरेस्ट के अंदर री इंट्रोड्यूस करना है। ईरान ने मना कर दिया, तो फिर हम लोग गए अफ्रीकन कंट्रीज के पास। तो अभी अफ्रीकन कंट्रीज ने इंडिया में चीते देने से हाँ भर दिया है। उसको हम लोग मध्य प्रदेश में क्यूनो पाल पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो चीता हो गया, आपको पता चल गया। उसके अलावा पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ओलेट है, ठीक है, मधुका इंसिग्निस है। ये सारे के सारे स्पीसी जो है ऐसे हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब अगर इनकी तरफ थोड़ा सा भी हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ये कंप्लीटली वाइप आउट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैंने कुछ लिस्ट खासकर आपके लिए बनाई है। इंडिया में जो कुछ मैमल्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, आप यहाँ पे इनको देख सकते हो। ठीक है, निकोबार श्रू है, हंगुल है, पिग्मी होग को लेके और हंगुल को लेके तो ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अंडमान व्हाइट टूथ श्रू है, जैस्किन श्रू है ना, ये थोड़ी सी लिस्ट मैंने आपको दिया था। उसके अलावा चीता के बारे में कहता है कि चीता जो है दुनिया का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है एंड विच वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। इंडिया में तो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर इसको कर दिया गया था। इंडिया में हम उसको दोबारा से क्यूनो नेशनल पार्क, जो आपको मैंने बताया अभी, मध्य प्रदेश में, उसको एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से। अभी तक हुआ नहीं है, बातचीत चल रही है, लेट्स होप जल्दी से वो हो भी जाएगा। खैर, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, खैर उसके अलावा थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे क्या कहता है। उसके अलावा कहता है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। इंडिया में इंडिया में जो इस समय फॉरेस्ट टोटल कवर है वो अराउंड 23% है, लेकिन ऑफिशियल तौर पे और बैलेंस बनाने के लिए कम से कम 33% होना चाहिए। इसका मतलब इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो अभी भी टोटल एरिया से 10% कम है, जितना बेसिकली वो होना चाहिए। ठीक है, कहता है द फॉरेस्ट एंड द ट्री कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टेयर, जो कि लगभग 24% के आसपास आता है, मतलब 23-24 उसके आसपास आता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेजरमेंट यहाँ पे काउंट करते हो। इस 24% में से जो 12% है वो आता है डेंसेस्ट फॉरेस्ट में, जो सबसे डेंस फॉरेस्ट है, सबसे रिच फॉरेस्ट होते हैं। जो 9% आता है वो आता है आपका ओपन फॉरेस्ट में। ठीक है, ओपन फॉरेस्ट होते हैं ये, इनके बीच में काफी स्पेस होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ऑल दैट। उसके अलावा 0.14% आता है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसने क्या किया है, जो स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है 2015 उसका डेटा इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा सा लेटेस्ट डेटा यहाँ पे लेके आया हूँ, 2015 का नहीं। तो हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं, कहीं तो दिया हुआ था, क्योंकि वो टेक्स्ट मैंने अलग से इंक्लूड किया है ना, तो इसलिए वो थोड़ा सा यहाँ पे आने में समय लगाता है। तो हाँ देखिए, ये जो डेटा मैंने लिया गया है, ये आपका जो डेटा है वो 2019 का डेटा है। कब का है? 2019 का डेटा है। क्या कहता है? कहता है कि इंडिया में 21.67% जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ऐसा 2019 की रिपोर्ट में दिया गया है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डेटा ये एक्स्ट्रा ऐड, इन्होंने 1-2% ऐड कर दिया है। इसमें से कहता है that 2.89% of India's total geographical area is covered by the trees and is estimated to be इतना स्क्वायर किलोमीटर। Total of 24.56% of the geographical area of India is made up of the tree cover एंड फॉरेस्ट एरिया। देखिए दोनों में फर्क होता है, ट्री कवर अलग होता है, फॉरेस्ट एरिया अलग होता है। ट्री कवर तो मतलब जितने कहीं भी ट्री हो सकते हैं तो उसके टोटल कवर को वो ट्री कवर मानता है। फॉरेस्ट के लिए आपका स्पेशली एक डेफिनेशन होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बताता है। उसके अलावा कहता है कि 65.50% ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज अंडर द फॉरेस्ट कवर। नॉर्थ ईस्ट एरिया में 65% कवर्ड है, ऐसा इसका मानना है। उसके अलावा 37.54% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आता है, जो फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। उसके अलावा जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी, उसका जो है 40.3% जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर में आता है। टोटल इंडिया का जो बैम्बू कवर है वो कितना है? 1,60,037 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये आपकी जो है 2019 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से मैंने डेटा लिया है। इस रिपोर्ट को आपने डाउनलोड करना है, अगर आप गूगल करोगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा।
इसके अंदर जो भी डेटा दिया गया हुआ है कि कौन से स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, कौन से के अंदर डिक्रीज हुआ है, कौन सी यूटी के अंदर सबसे मैक्सिमम एरिया है, कौन से स्टेट के अंदर मैक्सिमम एरिया है, वो सारी की सारी चीजें आपको पढ़नी है। एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आपसे इस तरह की चीजें पूछ लेता है। ठीक है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़नी रहती है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको डिसाइड किया जाता है IUCN के द्वारा। ठीक है, IUCN जो है एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि 1948 में बनाई गई थी, 1940 में बनाई गई थी। जो ये दुनिया में जितने भी स्पीसीज होते हैं उनको मेजर करता है, उनकी प्रोग्रेस को मेजर करता है, और उसके बाद डिसाइड करता है कि कौन से थ्रेटेंड है, कौन से वल्नरेबल है, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो 1964 में सबसे पहले इसने रेड लिस्ट को इशू करना शुरू किया था। तो रेड लिस्ट के अंदर कई सारी कैटेगरी होती हैं। तो वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है वो होती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, कि जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे होती हैं। तो 1964 में इसने वो शुरू किया था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, तो क्रिटिकली तो IUCN के अंदर जो है को हम लोग कुछ क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल स्पीसीज होते हैं, इनमें तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब सारी पॉपुलेशन इनकी होती है, इनके ऊपर मतलब इमीडिएट थ्रेट नहीं होता है जो नॉर्मल स्पीसीज होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये वाला एंडेंजर्ड स्पीसी और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसी होते हैं विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो खत्म होने की कगार पे हैं। इनका सर्वाइवल काफी मुश्किल हो गया है, बिकॉज नेगेटिव जो फैक्टर्स है ना वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। नेगेटिव फैक्टर का मतलब हो गया जैसे पोचिंग है ना, डिफोरेस्टेशन, इलीगल ट्रेडिंग, वो सब नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं। इसके अंदर कुछ कैटेगरी है जैसे ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाक, संगाई एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ स्पीसी हैं जो आपके एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर में आते हैं। वैसे तो पूरे का पूरा आपका एनवायरमेंट वाला टॉपिक चल रहा है। एक आपका आता है वल्नरेबल स्पीसीज। ये वो स्पीसी होते हैं जिनकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है, और ये डिक्लाइन होते होते उस पॉइंट तक आ चुकी है कि ये भी एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आने वाले हैं। अगर हमने थोड़ा सा भी इस पे फोकस नहीं किया ना तो एंडेंजर्ड स्पीसी में आ जाएंगे ये लोग। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो होती है आपकी एंडेंजर्ड स्पीसी, है ना। उसके बाद आपकी आती है वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब खतरा तो इनको भी है। इसके अंदर जैसे ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन एटसेट्रा, तो ये आपके इसके अंदर में आ जाते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ये भी आपको पता होगा। इसकी जो लोकल भाषा में इसको सूसू कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। फिर आपके आते हैं रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसी वो स्पीसी होते हैं जिनकी बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है, जैसे हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड द हॉर्नबिल एटसेट्रा। फिर एक आपके आते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का मतलब वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाए जाते हैं। इसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज। मतलब ये स्पीसीज जो है किसी पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट और वहां की लैंडफॉर्म के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, वो कहीं और पे जाके सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जैसे अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश का जो है स्टेट एनिमल भी है मिथुन, और सेरेमोनियल पर्पस के लिए शादी वादियों में इसको जो खाया जाता है, बनाया जाता है। आजकल पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम होती चली जा रही है इसकी, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको हंट कर रहे हैं खाने के लिए, तो वो समस्या हो गई। एक होता है हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज मतलब होते हैं जो खत्म हो चुके हैं, जैसे एशियाटिक चीता और इंडिया से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डायनासोर को भी एक एक्सटिंक्ट स्पीसी कह सकते हो। पिंक हेडेड डक है, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो एशियाटिक चीता के बारे में देखिए वही बात कर रहा है। एशियाटिक चीता जो है वो कैट फैमिली से बिलोंग करता है। 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है ये दौड़ सकता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें इसके बारे में बताया था। 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो ये तो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। खैर, तो ये चीजें हो गई। आगे कहता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि फॉरेस्ट से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हमें मिलती हैं। जैसे आपको वुड मिलती है, बार्क, लीव, रबड़, मेडिसिन, डाई, फूड, फ्यूल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब हम लोगों को वहाँ से मिलता है अपने फॉरेस्ट से। लेकिन इंडिया में जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता चला जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी ब्रिटिश पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, रेलवे को एक्सपेंड करने के लिए, एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करने के लिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिया, कमर्शियल फॉरेस्ट्री वगैरह के लिए। क्योंकि प्लांटेशन किया उन्होंने, टी प्लांटेशन किया, कॉफी प्लांटेशन किया, शुगर केन, और आपका कॉटन हो गया, आपका है ना, इंडिगो हो गया। तो इन सारी की सारी प्लांटेशन के लिए बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा गया ब्रिटिश समय में। लेकिन
इंडिपेंडेंस के बाद भी वो चीज नहीं रुक पाई अनफॉर्चुनेटली। तो 1951 से बीच में और 1980 के बीच में जो है इंडिया में काफी ज्यादा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ, काफी ज्यादा फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ। बेसिकली ये किया गया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। 1951 और 1980 के बीच में इंडिया में 26,200 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। पॉपुलेशन जब इंक्रीज होने लगी तो भैया उनको खाने के लिए भोजन चाहिए, उसके लिए आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोगों ने जंगल की कटाई करके उसको एग्रीकल्चर में चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारे यहाँ पे समस्या होगा, और ये समस्या इंडिया में हर जगह पे रही, चाहे आप ट्राइबल बेल्ट की बात कर लो, आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर लो, सेंट्रल इंडिया की बात करो, हर जगह पे हम लोगों ने उसको किया। उसके अलावा हमारे यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसे आप झूम कल्टीवेशन कहते हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हो। स्पेशली सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो एक पीस ऑफ लैंड होता है फॉरेस्ट में, उसकी कटाई कर देते हैं। उसकी कटाई करने के बाद जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जला देते हैं। जलाने के बाद उसकी जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है फर्टिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अब 2-3 साल 5 साल आप वहां पे एग्रीकल्चर करते हो प्रॉपर तरीके से। एग्रीकल्चर जैसे जैसे आप करते हो तो उसकी फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो जब उसकी फर्टिलिटी काफी कम हो जाती है तो आप उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हो, फिर से आप वहां पे जाके जंगल को काटते हो और वहां पे प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो ये उसके बाद फिर आप तीसरी जगह पे चले जाते हो, चौथी जगह पे चले जाते हो, तो इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन आप इसको कहते हो। इसकी भी पिक्चर यहाँ पे कहीं दिखा रखी थी शायद। ठीक है, तो खैर आपको झूम कल्टीवेशन के बारे में पहले से पता ही है। तो झूम कल्टीवेशन को जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। उसके बारे में अलग अलग जो नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। खैर वो सारी की सारी चीजें हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है मेंस के पर्सपेक्टिव से, कहता है कि इंडिया में जो फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, कि क्या हम इसके लिए पूरी तरह से कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स को ब्लेम कर सकते हैं या फिर हमारी भी कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि तो क्या हम लोग पूरी तरह से उनको ही ब्लेम करना जरूरी है या फिर हमारी भी कुछ जिम्मेदारी थी जो हम लोग और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट यहाँ पे नहीं कर पाए। ठीक है, तो एंक्रोचमेंट प्लांटेशन यहाँ पे किया गया इंडिया में। सिंगल कमर्शियल क्रॉप्स के लिए हम लोगों ने बहुत सारे जंगलों की कटाई कर दी। जैसे हिमालय में जो वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती थी उसकी हम लोगों ने कटाई कर दी, और वहाँ पे चिर पाइन, ठीक है, इस पेड़ को हम लोगों ने वहां पे लगा दिया। साउथ इंडिया की अगर आप बात करो, वहां की जो नेचुरल वेजिटेशन थी, फॉरेस्ट थे, उसको हम लोगों ने कटाई करके वहां पे टीक मोनोकल्चर कर दिया। मोनोकल्चर का मतलब होता है जहां पे एक ही तरह की फसल या एक ही तरह के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उसे मोनोकल्चर कहते हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए किया जाता है। मान लो अगर आप टीक की बात करो, जो टीक की लकड़ी होती है वो बहुत सारे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज की जाती है। फर्नीचर बनाना है, नाव बनानी है, कुछ और काम करना है, वो किया जाता है। अब हजारों 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 एकड़ जमीन को काट के, वहां के नेचुरल फॉरेस्ट को काट के वहां पे टीक ग्रो किया जाता है ताकि आप उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाए। ऐसा ब्रिटिश समय में इंडिया में बहुत जगह पे किया गया। ब्रिटिशर्स ने किया क्या? ब्रिटिशर्स ने जो हिमालय के अंदर जो नेचुरल फॉरेस्ट थे वहां पे ओक, हिमालयन ओक, उससे रिप्लेस किसको कर दिया? रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट से उसको रिप्लेस कर दिया। अगर आप आज भी हिमालयन रीजन में जाओ, थोड़ा सा जब आप ऊपर जाओगे, 1500 मीटर से ऊपर जाओगे, आपको वहां पे रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ इंडिया में। उसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में बहुत अलग अलग जगह पे मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगाए गए, जिसकी वजह से भी काफी सारे जंगलों की कटाई कर दी गई। चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात करो, चाहे कहीं की भी बात, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करो, चाहे आप हिमालय की बात करो। ठीक है, जैसे नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो बनाया गया, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के ऊपर जो हम लोगों ने सरदार सरोवर डैम बनाया, इसके लिए बहुत सारे जंगलों की कटाई कर दी गई, या फिर बहुत सारे जंगल पानी के अंदर डूब गए तो वो नुकसान हुआ, है ना। झारखंड वाले एरिया में, छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में या वेस्ट बंगाल में बड़े पैमाने पर माइनिंग की गई। माइनिंग की वजह से भी बहुत सारे जंगलों की हम लोगों ने कटाई कर दी, है ना। तो ये जो जैसे बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे डोलोमाइट माइनिंग की जाती है, उस माइनिंग की वजह से वहां का जो नेचुरल हैबिटाट है वो डेफिनेटली पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। उसके अलावा जो है ओवर ग्रेजिंग की जाती है, फ्यूल फूड कलेक्शन किया जाता है। ये देखिए, ये एनसीईआरटी के अंदर ये फैक्ट तो जरूर दिया हुआ है, फ्यूल फूड कलेक्शन। मतलब जैसे गांव में वगैरह में अभी आप जाओ तो गांव में सभी लोगों के पास सिलेंडर तो नहीं है, तो बहुत सारे लोग लकड़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, या तो वो गोबर के बने हुए उपले यूज करते हैं या फिर वो लकड़ी यूज करते हैं खाना वाना बनाने के लिए, है ना, फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए। बेसिकली मैं नहीं समझता पर्सनली कि फ्यूल वुड जो है
वो बहुत बड़ा फैक्टर है फॉरेस्ट को डैमेज करने के लिए, क्योंकि यार लकड़ी के लिए आप पूरा पेड़ को थोड़ी काटते हो, है ना, पेड़ की जो सूखी टहनियां होती हैं उसको कलेक्ट करते हो लकड़ी के लिए बेसिकली। तो ये कोई बहुत बड़ा फैक्टर मुझे नहीं लगता कि है। उसके अलावा जो है हिमालयन यू इन ट्रबल, हिमालयन यूल जो है ये एक मेडिसिनल प्लांट है। ये एक्चुअली फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा है कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सोइल को कंजर्व करने की बात हो, चाहे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की बात हो, भैया फॉरेस्ट के मिलियंस ऑफ यूजेस हैं हमारे लिए। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसने दिया हिमालयन यू। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां से छोटी छोटी चीजें। हिमालयन यू जो है एक छोटा सा प्लांट होता है, मेडिसिनल प्लांट होता है, जो कि हिमालय में रहने वाले लोगों के द्वारा सदियों से यूज किया जाता है। इस प्लांट के अंदर एक छोटा सा कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं टैक्सोल। जो उसकी बार्क होती है, नीडल होते हैं, वहां से इसको कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो टैक्सोल है ना दोस्तों, वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है ये, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। तो एंटी कैंसर ड्रग है। आज के समय में जो टैक्सोल है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एंटी कैंसर ड्रग है। और क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बेचा जाता है, इसलिए किया गया है इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो पिछले कुछ सालों में जो हिमालयन यू का ये जो प्लांट था, ये काफी ज्यादा वहां के इसकी डिग्रेडेशन हो रही है, इसको कटाई हो रही है। उसके अलावा हैबिटाट डिस्ट्रक्शन समझ, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वही बार बार चीजें रिपीट कर रहा है। तो उसकी वजह से हमारा पूरा यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो अब देखिए कटाइयां तो हो रही है, नेचुरल हैबिटेट को हम लोग डिस्ट्रॉय तो कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है ये बराबर नहीं है। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है अलग तरह से फॉरेस्ट का यूज किया जाता है, डेवलपिंग कंट्री में अलग तरह से यूज किया जाता है। अब देखिए वो डेवलप्ड कंट्री में रहने वाले लोग जो है वो रिच लोग है ना, तो डेफिनेटली कंजप्शन भी ज्यादा है। अमेरिका में रहने वाला आदमी जो है सोमालिया में रहने वाले आदमी के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करता है। कहता है कि द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो सबसे 5% सबसे अमीर लोग होते हैं, वो उतना ज्यादा डैमेज क्रिएट करते हैं जितना बॉटम के 50% भी नहीं करते हैं। सोचने की बात है कि टॉप वाले 5% लोग, मतलब टाटा बिरला अंबानी टाइप के लोग, इंडिया में बॉटम 50% लोगों से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज करते हैं। ठीक है, बड़ी सोचने की बात है। कहता है ओवर हाफ ऑफ इंडियंस नेचुरल फॉरेस्ट आर गॉन, आधे से ज्यादा इंडिया के नेचुरल फॉरेस्ट कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं। 1/3 जो हमारी वेटलैंड है वो कंप्लीटली ड्रेन्ड आउट हो चुकी हैं, सूख चुकी हैं। 70% जो इंडिया की जो सरफेस वाटर बॉडीज थी वो आज के समय में पोल्यूटेड हैं। 40% इंडिया के जो मैंग्रोव्स हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब ये फैक्ट्स क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस वगैरह के आंसर लिखने के लिए आपको इस तरह के फॉरेस्ट फैक्ट आपको मेंशन करने पड़ते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और क्योंकि एनसीईआरटी में ये फैक्ट दिए हुए हैं, इसलिए पूरी तरह से आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपल वहां पे मेंशन कर सकते हो ये पूरे के पूरे फैक्ट, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेचुरल डिस्ट्रक्शन को लेके, चाहे वो आपका एसए भी आ सकता है या फिर जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी वाले पोर्शन में, या फिर जीएस पेपर 3 में एनवायरमेंट वाले पोर्शन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सिर्फ फॉरेस्ट की ही हम लोग डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, हम लोग वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं ड्यू टू सो मेनी इश्यूज। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो इंडिजिनस लोग थे, जो ट्राइबल लोग हैं, वो जंगलों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, स्पिरिचुअलिटी हो, वो अलग अलग रीजन से हम लोग जो है उसको कवर करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो हमारे फॉरेस्ट जो डिक्रीज हो रहे हैं या डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। ट्राइबल कम्युनिटीज में भी जो वीमेन है उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अब आप सपोज करिए, मान लो जो ट्राइबल कम्युनिटी में रहने वाली जो औरतें हैं, उनको लकड़ी कलेक्ट करने के लिए जो है बहुत दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है। पानी को कलेक्ट करने के लिए कम से कम 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी को लेके, तो उनका तो पूरा दिन ही उसमें चला जाता है। सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं, 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना वेट के साथ। अब इनके साथ उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अब जब वीमेन लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जाएंगी या पानी भरने के लिए जाएंगी, पीछे से बच्चे जो होते हैं वो तो बेचारे अकेले रह जाते हैं। तो बच्चों की जो परवरिश है ना, उसके ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और जब वीमेन जंगल में जाती हैं लकड़ी कलेक्ट करने या पानी भरने के लिए जाती हैं दूर दूर तक, डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी को भी खतरा होता है।
सिक्योरिटी को भी खतरा होता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं, नेचुरल डिस्ट्रक्शन करते हैं, इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो। इंटरव्यू वगैरह में भी पूछ लेते हैं, तो वहां पे भी आप इसको पॉइंट को बता सकते हो कि वीमेन का क्या इशू पड़ता है नेचुरल हैबिटेट के डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब डिस्ट्रक्शन आपने कर दिया तो हमारी काम आता है भी कंजर्वेशन करना। फॉरेस्ट को कंजर्व करना भी तो जरूरी है। देखिए, कंजर्व का मतलब ये नहीं है कि आप उसको यूज नहीं करोगे, पहले भी आपको बता चुका हूं। कंजर्व का मतलब होता है कि आपको उसको इस तरह से यूज करोगे कि आप उसको फ्यूचर के लिए डिस्ट्रॉय मत करो भैया। यूज भी करो लेकिन दिमाग लगा के यूज करो, अनप्लैंड और इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से उसको यूज मत करो, जुडिशियस यूज उसका करना है। ठीक है, ताकि उसकी जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी बैलेंस बना रहे। क्योंकि जब इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का बैलेंस होगा तभी तो हमारी पूरी लाइफ का जो पूरा सपोर्ट सिस्टम है, जो वाटर है, एयर है या सोइल है, वो कंजर्व रह पाएगी। तभी तो हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व कर पाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन के लिए हो, किसी भी तरीके के लिए हो, है ना। और इसके लिए हमें चाहिए कि जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती हैं हम लोग उन जो है उनका भी यूज करें, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके जो नई नई क्रॉप्स हम लोग वैरायटी को डेवलप करते हैं उनका भी यूज करें। तो हमारा जो पूरा एक्वेटिक डाइवर्सिटी है या जो हमारी फॉरेस्ट डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी है, सभी को बैलेंस बनाने की यहां पे जरूरत है। अब इसका जो एहसास है ना हम लोगों को 1960s और 1970s में हुआ। इसीलिए इंडिया ने 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इंप्लीमेंट किया। इस एक्ट के अंदर कई सारे शेड्यूल होते हैं। इसके अंदर एक होता है शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर कुछ स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। इस शेड्यूल के अंदर जो भी एनिमल्स या स्पीसीज इंक्लूड होते हैं उनको सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर द लॉ, मतलब ये कानून बन गया है। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो है कुछ शायद एग्जाम में भी आपके से क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ देखिए, तो ये जो आपके अलग अलग एनवायरमेंटल एक्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे एक्ट आपसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया में एयर एक्ट के बारे में, वाटर एक्ट के बारे में, फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो, एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट हो। इंडिया में जितने भी जो नेशनल लॉ बने हुए हैं या फिर इंटरनेशनल लॉ हैं, सभी के बारे में आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। पूछ लेता हूं आपसे एग्जाम में। ठीक है, देखिए ये पूछा हुआ है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये भी एक पूछा है ना अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जो नेशनल जो लॉज हैं हमारे, इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए इसमें तो सीधा ही पूछ लिया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय एंड पर्सनल एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ। तो पूरे का पूरा आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में इसने आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। तो इसके अंदर अलग अलग शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 शेड्यूल होते हैं। बेसिकली आपको सारे शेड्यूल्स के अंदर जो जो एनिमल्स हैं वो पता होने चाहिए। कम से कम रिक्वायरमेंट है कि जो शेड्यूल 1 के अंदर एनिमल है वो तो आपको 110% पता ही होने चाहिए, उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिनको प्रोटेक्शन होती है उसको हम लोग आप हंटिंग नहीं कर सकते, उनको लीगल प्रोटेक्शन होती है, वो सारी की सारी चीजें हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इनको भी डेवलप करना शुरू किया ताकि हम लोग कुछ स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो टाइगर रिजर्व्स हैं, इनके बारे में भी आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। एनवायरमेंट का टॉपिक है लेकिन ज्योग्राफी में मेंशन है तो आपको आना चाहिए। देखिए कई सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली नेशनल पार्क्स को लेकर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। उसके अलावा जो है यहाँ पे इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। ये अलग अलग से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनके बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आते हैं। ऊपर आप देख सकते हो नागरहोल नेशनल पार्क है ना, ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। तो हर साल में जो है यूपीएससी आपसे जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व वगैरह, इनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कुछ स्पीसीज के बारे में भी पूछता है, जैसे चिंकारा के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है ना। ड्यूगोंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हंगुल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वन ऑन राइनोस के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो कुछ खास खास स्पीसीज है ना जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है, उनके बारे में भी बार बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। टाइगर्स के बारे में, लायंस के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज होते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए हम लोगों ने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। सबसे पहले कहां पे चला था, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। सबसे पहले इसको हम लोगों ने वहां पे चलाया था। ठीक है,
और कोई खास इन्फॉर्मेशन और तो इसमें नहीं दी गई है। देखिए ये कहता है कि इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कभी के समय में इस पूरे के पूरे एरिया में आपको बहुत सारे टाइगर्स और लायंस मिलते थे, लेकिन बाद में जो है ये बिल्कुल खत्म हो गए। इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 1827 रह गई। तो जब पूरी दुनिया में एक अपील किया इन कंट्रीज को, इंडिया को, नेपाल वगैरह को, कि भाई आप टाइगर को प्रोटेक्ट कीजिए, उस केस में फिर फाइनली इंडिया ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। कहाँ पे चलाया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में चलाया गया। ठीक है। उसके अलावा टाइगर इंडिया में कई जगह पे पाए जाते हैं, जैसे बंगाल टाइगर सुंदरबन में। बंगाल टाइगर वैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया ही पाया जाता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मानस टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार तो आजकल वैसे भी न्यूज में है, क्योंकि मुल्लापुरियार जो वहाँ पे डैम है, जिसकी वजह से आपके केरला और तमिलनाडु के बीच में काफी सारा इशू चल रहे हैं। तो करंट अफेयर का इशू है, क्योंकि जबकि जो पेरियार रिवर है, पेरियार रिवर एक पेरिनियल रिवर है और ये केरला की लॉन्गेस्ट रिवर भी है। अब पेरियार रिवर जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व के बीच में से होकर गुजरती है, जहां पे पेरियार डैम आपने मुल्लारपुरिया डैम आपने बनाया हुआ है। तो उस डैम की वजह से वहां के जो टाइगर्स हैं ना, उनको भी खतरा है, क्योंकि जब एक्सेस रेनफॉल हो जाता है तो वहां पे फ्लड आती है और टाइगर्स की लाइफ को डेंजर वहां पे होता है। ठीक है। उसके अलावा जो अलग अलग हम इस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं नाम, इसके बारे में थोड़ा सा जाके आप विकीपीडिया कर लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन वहां से डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर आप टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर वाली वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हो, ठीक है, वहां पे भी आपको इंडिया में जितने टाइगर रिजर्व्स हैं उनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो देखिए, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जो कलेक्शन करना ये आपका काम है। ठीक है। उसके अलावा इंडिया में जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1980s में, 1986 में भी बनाया गया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है बटरफ्लाइज को, मोथ को, बीटल्स वगैरह को भी हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। 1991 में इंडिया में सबसे पहली बार जो है प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया। तो 1972 में हम लोगों ने किसको इंक्लूड किया था? मैमल्स को इंक्लूड किया था, बड़े बड़े एनिमल्स को इंक्लूड किया था। 1980s और 96 में हम लोगों ने बटरफ्लाई वगैरह को भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 1991 में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है प्लांट्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हो सकता है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, अब फिर बाद में लोग बोलेंगे यार ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहां से पूछ लिया। ये सब एनसीईआरटी में मेंशन है और यहीं से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे कहता है टाइप्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया में 2-3 तरह की कैटेगरी पाई जाती हैं फॉरेस्ट की। एक होते हैं आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं। देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जिनका यूज किया जाता है कुछ प्रोड्यूस करने में, जैसे कुछ माइनर प्रोड्यूस हो गया, या वहां पे जो रहने वाले ट्राइबल लोग हैं वो भी उसको यूज कर सकते हैं। इसे कहा जाता है रिजर्व फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट। इंडिया में 50% से ज्यादा फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। और जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं दोस्तों, वो मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ये बहुत सारी वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज को भी सपोर्ट करते हैं, तो काफी ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। एक होते हैं आपके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोस्तों वो फॉरेस्ट होते हैं जिनका ऑलरेडी काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है, लेकिन इनको फर्दर डिग्रेडेशन से रोकना है, इन्हें कहते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में फर्क है। रिजर्व फॉरेस्ट काफी डेंस फॉरेस्ट होते हैं जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हिस्टोरिकली काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन उनको फर्दर डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट करना है। ये होते हैं हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अगर आप प्रोटेक्टेड की फॉरेस्ट की बात करो, जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये मोस्टली यहाँ पे आपको बिहार वगैरह में आपको मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं। लेकिन आपका जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ के मोस्टली जो फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, वो आपको रिजर्व फॉरेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा एक होते हैं हमारे पास अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये वो फॉरेस्ट होते हैं जिनको कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है, जो वेस्टलैंड वगैरह में पाए जाते हैं। ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के फॉरेस्ट को आप अनक्लास्ड फॉरेस्ट यहाँ पे बोल देते हो। ठीक है। तो सारी चीजें हो गई। जैसे मोस्टली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के जो मोस्टली फॉरेस्ट हैं, या कुछ गुजरात के जो फॉरेस्ट होते हैं, वो आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर माने जाते हैं। ठीक है। अब फॉरेस्ट को कंजर्व तो करना ही है, ये बात तो है ही। ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे जो है फॉरेस्ट को लेके, देखिए ये भी जो है टाइगर को लेके जो है क्वेश्चन दिया गया था, टाइगर को लेके। ठीक है।
उसके अलावा जो है कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को लेके, क्रिटिकल हैबिटाट टाइगर हैबिटाट को लेके, देखिए टाइगर को लेके खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके अलावा फॉरेस्ट को लेके भी जो है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज को लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखा आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड ऑल दैट। तो ये सारी सारी चीजें हो गई। अब फॉरेस्ट तो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ये तो हमें पता ही है। अब फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, वहां के जो लोकल रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनका वहां पे क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उसकी ये बात कर रहा है। कहता है कि ट्रेडिशनली जो वहां की लोकल कम्युनिटीज होती हैं वो अपने, देखिए होता क्या है दोस्तों, जो फॉरेस्ट होता है ना उसके आसपास रहने वाली जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं, क्योंकि वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब लोकल कम्युनिटीज कभी भी फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो लाइवलीहुड है, उनकी पूरी लाइफ जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि जो लोकल वहां की कम्युनिटी है आप उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट कीजिए। फिर आप, क्योंकि जब लोकल कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होगा तो फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से कंजर्व किया जा सकता है। जैसे आपका जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान के अंदर, यहां पे जो रहने वाले गांव के आसपास के जो गांव के लोग रहने वाले हैं उनके साथ कोलैबोरेशन किया गया। अब वो टाइगर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट के लोग इन्हें बताया कि 5 गांव हैं वहां पे, जो वहां का जो 1200 एकड़ जमीन है उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ भैरवदेव डाकव सेंचुरी। ठीक है, यहां पे लोकल कम्युनिटीज ने कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, वो अपने हिसाब से उन्होंने बनाए हैं, गवर्नमेंट में ने भी नहीं बनाए हैं, कि वहां पे हंटिंग अलाउड नहीं है, ओवर ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, पेड़ पौधों को आप नहीं काट सकते। तो खुद ही उन्होंने अपने रूल्स बना दिए हैं। तो क्योंकि ये अलग से एक एग्जाम्पल मेंशन दिया गया है तो ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भैरवदेव डाकव सेंचुरी कहां पे पाई जाती है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। क्यों फेमस है? बिकॉज ऑफ द लोकल रूल्स ऑफ द कम्युनिटी कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, उसके अलावा और भी इसने कई सारे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे सैक्रेड ग्रूव्स। अगर आपने एक मूवी थी अवतार, अवतार अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि उस अवतार मूवी में कुछ जंगल के अंदर एक स्पेशल तरह का पेड़ होते हैं जो कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए काफी पवित्र माने जाते हैं। वो उनकी पूजा करते हैं। उनका मानना है कि उनके जो जो एंसेस्टर्स थे वो वहां पे आते हैं, उनकी आत्माएं वहां पे रहती हैं। तो इस तरह के जो बिलीफ होते हैं ना वो हमारे कल्चर में बहुत पुराने समय से पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे, जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, या पीपल बरगद का जो पेड़ होता है, इसको बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तुलसी के पेड़ की पूजा की जाती है। अगर आप कभी इन ट्राइबल कम्युनिटीज में जाओ तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ एरिया ऐसा डेडिकेट किया हुआ होता है जहां पे आप जो है पूजा करने के लिए जाते हो। वहां पे हंटिंग नहीं कर सकते, पेड़ पौधों को नहीं काट सकते हो। तो उन फॉरेस्ट को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता है, जिसे आप लोग है जो है वर्जिन फॉरेस्ट भी कहते हो। सैक्रेड ग्रूव्स आप इनको कह सकते हो। सैक्रेड ग्रूव का मतलब ये होता है कि जो वहां के भगवान वगैरह होते हैं, गॉड गॉडेसेस, वो वहां पे रहते हैं बेसिकली, आप इनको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो मुंडाज और संथाल्स, अगर छोटा नागपुर रीजन की बात करो तो वहां पे जैसे महुआ का जो पेड़ होता है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। कदम्बा का जो ट्री होता है इसकी पूजा पूजा पाठ की जाती है ना। बिहार उड़ीसा में अगर आप जाओ तो वहां पर टैमरिंड जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। मैंगो की पूजा की जाती है। दिवाली के समय में अभी जब पूजा की जाएगी तो मैंगो की जो ब्रांच होती है उसके ऊपर भी धागा बांधा जाता है ना। कुछ स्प्रिंग्स होते हैं, माउंटेन पीक्स होते हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर हो गया, तो वो भी तो एक माउंटेन ही है ना जिसकी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। बहुत जगह पे अगर आप जाते हो तो वहां पे जैसे कहीं हनुमान के मंदिर होते हैं, वहां पे बहुत सारे बंदर वंदर पाए जाते हैं, तो उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि उनको भी है ना भक्त माना जाता है। तो ये जो नेचुरल जो कम्युनिटीज के साथ जो रिलेशन है ना नेचर का, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिश्नोई जो विलेजेस हैं राजस्थान के अंदर, वहां पे जो चिंकारा, यानी कि जो जिसको सलमान खान ने मार दिया था, बहुत ही एक गलत एक्ट किया, चिंकारा को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप बिश्नोई विलेजेस में जाओगे राजस्थान में, वहां पे चिंकारा के जो हिरन के जो बच्चे होते हैं उसको वहां की औरतें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मानती हैं। उनको इवन अपना दूध तक पिलाती हैं, इतना ज्यादा लगाव होता है उनको चिंकारा से। वहां पे जो नीलगाय होती हैं या फिर वहां पे जो मोर होते हैं, बहुत ही ज्यादा वहां की कम्युनिटी के साथ घुल मिल गए हैं, उनके साथ ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो ये जो कम्युनिटी कंजर्वेशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट तो आपको पता ही होगा, है ना। चिपको मूवमेंट के बारे में तो क्या ही बताएं, तो कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया टहरी में,
एंड जो है नवधान्य ये भी चलाया गया। उत्तराखंड में है टहरी, ठीक है, यहाँ पे टहरी में जो है इंडिया का जो हाईएस्ट डैम भी बना हुआ है गंगा रिवर के ऊपर, तो वो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो सिंथेटिक केमिकल्स को हम लोग यूज नहीं करेंगे, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स वगैरह के लिए एक बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, जिसमें जो इंडिया के ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पे की जाती है। उसके अलावा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलाया गया, जिसमें सरकार जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ मिलकर उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इसकी शुरुआत उड़ीसा में हुई थी 1988 में। ये सारे प्रीलिम्स वाले फैक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरे का पूरा आपको जो है फॉरेस्ट के बारे में, थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं दी गई है, हल्की फुलिंग डिटेलिंग दी गई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, और ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही सकते हैं। कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकती हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग और एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। आंसर आप खुद फाइंड आउट कीजिए, आप गूगल करोगे तो आपको इनको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। मैंने आंसर आपको इसलिए नहीं दिया, बहुत बार ऐसा होता है कि जब बच्चों को आप आंसर बता देते हो तो वो फर्दर उसको ना रिसर्च करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो आंसर पढ़ लेते हैं और उनको लगता है कि हाँ हमारा काम हो गया। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप एक एक ऑप्शन को जाइए, गूगल करिए, डिटेलिंग दीजिए, अपने नोट्स को फाइंड आउट कीजिए अगर उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। अगर डिटेल नहीं है तो अपने आंसर जो आपकी जो नोटबुक है उसमें मेंशन कीजिए उस डिटेलिंग को, तब जाके आपके प्रॉपर नोट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये काम आपका है, ये आपको करना है। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से सोल्व मोस्टली हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी के ही ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने आपसे काफी सारे क्वेश्चन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। हालांकि ये मोस्टली जो यूनिट है वो आपका एनवायरमेंट वाले सेक्शन से आती है, ज्योग्राफी से नहीं आती है, लेकिन ज्योग्राफी को और एनवायरमेंट काफी ज्यादा आपस में ओवरलैप करते हैं। तो दोस्तों सेकेंड यूनिट के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग थर्ड यूनिट में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।